नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में जब से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अजित पवार एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हुई है, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा हो रही थी और एक कवायद चल रही थी पिछले 3 दिनों से, और इसको लेकर के ही भ्रम फैलाया गया। और मैं समझता हूं आज उनकी छाती पे ये सांप लौटना शुरू हो गया। कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरह का डेवलपमेंट होने वाला है या हो जाएगा। सबको उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर, इस घटना के ऊपर कुछ तिकड़म करेंगे, कुछ विवाद करेंगे। और विवाद की शुरुआत एक प्रकार से हो भी गई। कहां से हुई विवाद की शुरुआत? विवाद की शुरुआत हुई पश्चिम बंगाल से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि अजित पवार की मृत्यु की, उनके प्लेन क्रैश की जांच होनी चाहिए और जांच भी सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसियों पर कोई भरोसा नहीं है और इसलिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर हमको भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट इस क्रैश की जांच करे। इतने बड़े नेता की मृत्यु हुई है, सवाल उनके तरफ से उठाया गया और इस सवाल को और बल मिल गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि ममता दीदी ने जो सवाल उठाया है, कुछ सोच समझ करके ही उठाया होगा। उनके सवाल में दम है और ये होना चाहिए, जांच तो होना ही चाहिए। देश का बच्चा बच्चा कह रहा है जांच होना चाहिए और इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्यूबाइम नेटवर्क लगातार कह रही है कि अभी तक जो सरकारी जांच हुई है उसकी, कल भी मैंने आपको दिखाया था कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो आ जाती है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट का इंतजार रहता है। 2023 में जो प्लेन क्रैश हुआ था, इसी लियरजेट प्लेन का क्रैश हुआ था, क्रैश लैंडिंग हुई थी। हालांकि उसमें सारे लोग बच गए थे। ये भगवान का लाख लाख समझिए कि आशीर्वाद है कि सारे जो छह लोग उस पे बोट पे, प्लेन पे थे, सबके सब बच गए। थोड़ी इंजरी जरूर हुई, लेकिन सब लोग सुरक्षित बच गए। अब जून 2025 में जो एयर क्रैश हुआ अहमदाबाद में, उसकी भी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो आई, लेकिन फाइनल रिपोर्ट नहीं आई। फाइनल रिपोर्ट का आज तक इंतजार है और इसको लेकर के हमने बहुत सारे सवाल उठाए थे। कल डीजीसीए के ऊपर भी सवाल उठाया था, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के ऊपर सवाल उठाया था, एएआईबी के ऊपर सवाल उठाया था और इन सारे सवालों के जवाब अभी मिलने हैं। और ये बात सही है कि देश का हर नागरिक एक इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट न्याय की अपेक्षा करता है। ये बहुत जरूरी भी है, बहुत जरूरी है। हमारी आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इस तरह की जांच होनी चाहिए। लेकिन उनकी जो मांग थी, वो हमारे आपसे ज्यादा कंसर्न उनको इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिसाइज करना था, पॉलिटिकलाइज करना था। इसमें वो पॉलिटिकल कुछ नुआंसेस ढूंढ रही थी और इसलिए वो ये थ्रो करके, गेंद को थ्रो कर रही थी, फुल टॉस कर रही थी कि जरा देखते हैं किस पर छक्का कौन लगाता है। तो मान लिया अखिलेश यादव जी ने उसको फुल टॉस समझ करके बाउंड्री वॉल के बाहर कर दिया और अखिलेश यादव जी ने कहा कि हाँ, ये डिमांड अगर ममता दीदी ने किया है तो ममता दीदी को इसको यह पूरा हक है और पूरे देश को यह जानने का हक है कि कैसे एक्सीडेंट हुआ है। तो एक प्रकार से जो पॉलिटिकल गुगली थी ममता जी की तरफ से, उस गुगली को अखिलेश यादव जी ने और आगे बढ़ाया, तेज किया। मित्रों, ये तो थी पॉलिटिकल गुगली की बात। लेकिन एक तरफ महाराष्ट्र में फिजाओं में ये कहानी दौड़ रही थी कि अजित पवार साहब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के, सत्ता से बाहर आकर के अपने चाचा की पार्टी, जो पुरानी एनसीपी है शरद पवार की, उसके साथ वो विलय कर रहे हैं। और इसकी जो खबर थी, ये पूरे महाराष्ट्र में
भौचक कर दिया था लोगों को, और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के बहुत सशंकित थी। ये नैरेटिव चलाया गया पूरे महाराष्ट्र में, अनर्गल नैरेटिव। लगातार लोग बोलते रहे हैं कि शरद पवार आज तक के सबसे ओवररेटेड नेता हैं। कांग्रेस तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके सरकार बनाई थी। बहुत ही चर्चित एक जमाने में भाषण हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और उस भाषण में उन्होंने कहा था कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि अपनी पार्टी तोड़कर और सत्ता पाने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी पार्टी तोड़ करके ऐसा कृत्य किया। फिर बाद में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के भले के लिए किया था। तो शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी को धोखा दे करके, तोड़ करके, और आज लोग उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। बहुत सारे एनसीपी शरद पवार के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अजित दादा के मन में कसक थी कि वो अपने चाचा को इस उम्र में एक पेन दिए हुए हैं, दर्द दिए हुए हैं, और वो दर्द है पार्टी को तोड़ने का। बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि अजित दादा पवार अगर नेता बने तो अपने चाचा की बदौलत ही बने, शरद पवार की छत्र छाया में ही बने, इसमें कोई शक नहीं है। इसका आप शरद पवार को क्रेडिट देना ही पड़ेगा। लेकिन फिर जब किन्हीं परिस्थितियों की वजह से शरद पवार और अजित पवार की दूरी बढ़ी, दोनों दो रास्ते पर चले, उस पर भी यह कहा जा रहा है, आपको याद होगा कि देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा था कि जब अजित दादा पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो उसमें सहमति शरद पवार जी की थी। ये देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि उनकी सहमति से वो हमारे साथ आए थे। जब सुबह में, आपको याद होगा कि सुबह 6 बजे जब उन्होंने ओथ लिया था, और वो उनका कहना है कि ओथ लेने के पीछे शरद पवार थे। शरद पवार ने कहा कि हाँ, आप जाइए, बीजेपी के साथ हाथ मिलाइए और सरकार बनाइए, और अगर आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो बनिए। ये पूरी उनके सहमति से हुआ था। बाद में शरद पवार जी इस मामले से मुकर गए, तो ठीक है, उनका एक पॉलिटिकल कंपल्सन है, मुकर ही सकते हैं, उनके पास करे जरूर। लेकिन देवेंद्र फडणवीस लगातार हर पब्लिक फोरम पर ये कहते रहे, देवेंद्र फडणवीस, कि शरद पवार की सहमति से ही अजित दादा हमारे साथ आए थे, और आज तक कह रहे हैं। 2 दिन से ये घटना बारामती में लगातार ये चर्चा चल रही थी कि अब एनसीपी का विलय हो जाएगा, अजित दादा पवार अब नहीं रहे, अब महाराष्ट्र के एक छत्र नेता शरद पवार हैं, उनकी पुत्री सुप्रिया सुले हैं, और उन दोनों का पहले से ही यह चल रहा था कि शरद पवार और अजित पवार दोनों विलय कर सकते हैं, एक पार्टी बन सकती है। लेकिन विलय जिस मुद्दे पर होगा, उसी मुद्दे पर तो पार्टी टूटी थी। विलय तो हो जाएगा, लेकिन पार्टी किसके हाथ में रहेगी? तो अब लोग कह रहे थे कि जब तक अजित दादा पवार थे, तब तक एक प्रकार से शरद पवार ने यह मन बना लिया था कि पार्टी की जिम्मेदारी अजित संभालेंगे, उनकी बेटी की भी भूमिका होगी, उनकी बेटी ऑलरेडी सांसद हैं, तो वो बेटी की भूमिका रहेगी महाराष्ट्र में, और पार्टी की कमान अजित पवार पर ही रहेगी, क्योंकि सुप्रिया में वो ताकत नहीं है कि महाराष्ट्र के स्तर पे, पूरे राज्य स्तर पे एनसीपी, दोनों जब विलय होगी तो एनसीपी को राष्ट्रीय राज्य के स्तर पे खड़ी कर सके, और वो काबिलियत अजित दादा पवार में ही है। तो अब इनके कार्यकर्ता की तरफ से यह खबर आ रही थी कि अजित पवार और शरद पवार में एक प्रकार से मतैक्य हो गया था, दोनों इस बिंदु पर सहमत हो गए थे कि दोनों की पार्टी विलय कर लेगी, और अजित पवार के लीडरशिप को शरद पवार स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए थे। सुप्रिया सुले भी अपने भाई के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन इन सारे कयासों पर मित्रों विराम लग गया, और आज मैं समझता हूं कि वो जो पत्रकार इतने दिनों से बैटिंग कर रहे थे, जो कार्यकर्ता बैटिंग कर रहे थे, जो कह रहे थे कि ये देवेंद्र फडणवीस विलेन है, देवेंद्र फडणवीस ने तुड़वाया, ये बहुत बड़ा नैरेटिव चलते रहता है महाराष्ट्र में।
अरे भाई, टूटे आप और कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को, टूटे आप और कह रहे हैं अमित शाह को, टूटे आप और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को। भाई, नरेंद्र मोदी डरा रहे हैं, अमित शाह डरा रहे हैं, उनके डर की वजह से ये उसमें चले जा रहे हैं। पहले करप्शन का कहा, चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग, और उसके बाद जब सहमति हो गई तो आ गए। अब वो इरिगेशन का जो उनके ऊपर केस था वो भी खत्म हो गया। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि माननीय परमवीर सिंह ही थे एंटी करप्शन के इंचार्ज, और उन्होंने ही क्लीन चिट दिया था अजित दादा पवार को करप्शन के केसेस में। इरिगेशन करप्शन जो 77,000 करोड़ का स्कैम कहा जाता है, उस केस में बरी हो गए थे अजित दादा पवार, खत्म हो गया था सब कुछ। और यही कहा गया था कि अजित दादा पवार को भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए भेजा गया था शरद पवार के कहने पे, ताकि उनके खिलाफ जो ये केसेस हैं उसको सेटल डाउन करा लिया जाए। अब सच्चाई क्या है भगवान जाने, लेकिन अजित पवार आए थे और देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि शरद पवार की सहमति से। और अब ये ठीकरा फोड़ा जा रहा था कि नहीं, मोदी ने तुड़वाया परिवार को, अमित शाह ने तुड़वाया परिवार को, देवेंद्र फडणवीस ने तुड़वाया परिवार को। ऐसी बात थी नहीं। अजित पवार को लग रहा था कि शरद पवार अब उनकी उम्र इस तरह की हिदायत नहीं दे रही है कि वो ही अब पार्टी को संभाले, और अजित पवार चाहते थे कि पार्टी की कमान उनको दी जाए। लेकिन शरद पवार के मन में कुछ शंका रही होगी, कोई बात रही होगी, तो वो उनके तरफ से यह कमान उनको मिली नहीं। मैं वो शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहता ऐसे मौके पर, जबकि अभी पूरे गम का माहौल है पूरे प्रदेश में, तो वो बात, उस शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं, मैं करना भी नहीं चाहता हूं। तो शायद उनको मन में लगा होगा कि नहीं, अभी उपयुक्त समय नहीं है, तो अजित को वो जिम्मेदारी देने से रोक गए। अब यही काम बाला साहब ठाकरे कर रहे थे। बाला साहब ठाकरे के स्वाभाविक वारिस राज ठाकरे लग रहे थे। राज ठाकरे कह रहे थे कि मैं स्वाभाविक वारिस हूं, लेकिन बाला साहब ठाकरे भी अंततः अपने पुत्र को ही आगे बढ़ाया, और फिर उसका नतीजा यह हुआ कि राज ठाकरे जी का रास्ता अलग हो गया। ठीक वही कहानी यहां पर दोहराई गई। परिवार में जब टूट होती है तो अपने पुत्र को ही उन्होंने प्रश्रय दिया, और राज ठाकरे भी रास्ते बदल लिए, कहने की जरूरत नहीं है, और अजित पवार भी रास्ते बदल लिए। जिस एक मुद्दे विशेष पे अजित पवार ने पार्टी तोड़ दी थी, पार्टी में वो अलग रास्ता बना लिए थे, अपने चाचा से अलग रास्ता बना लिए थे, वो मुद्दा था कि पार्टी की कमान किसके हाथ में होगी। यही एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, यही एक महत्वपूर्ण बिंदु था। अजित पवार के सिर्फ और सिर्फ यही डिमांड थी कि पार्टी की कमान हमें सौंपी जाए, और फिर बाकी हम परिवार को लेकर के आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमें सौंपिए तो सही। यही कमान उनको मिली नहीं। मतलब विरासत वो चाहते थे अजित पवार कि आपने हमें बनाया है, हम बहुत आभारी हैं, आप अब ये अपनी विरासत मुझे सौंप दीजिए, सुप्रिया के बजाय। लेकिन शरद जी ऐसा नहीं कर पाए। यही एक बिंदु था जिस बिंदु पर दोनों चाचा भतीजा अलग राह पकड़े थे। अब 3 दिन से इसी बिंदु पर चर्चा चल रही है, क्योंकि अब अजित पवार तो है नहीं, तो अजित पवार के एब्सेंस में यह फैला दिया जाए कि अजित पवार भारतीय जनता पार्टी की जो महायुति की सरकार थी, उस महायुति से अजित पवार की एनसीपी बाहर आ रही थी और विलय कर रही थी शरद पवार के साथ, और फिर महाराष्ट्र में बड़ा कमाल हो जाता। कुछ कमाल उमाल नहीं होने वाला। शरद पवार को आप सभी ओवररेट करते हैं। हमारे एक बड़े अच्छे पत्रकार मित्र हैं, वो कहते हैं 3 जिलों के नेता हैं वो शरद पवार। उनकी कोई महाराष्ट्र में राज्य के स्तर पे उनकी बहुत बड़ी पहचान, और मैंने खुद भी देखा है नागपुर के विदर्भ के इलाके में उनकी कोई तूती नहीं बोलती है। हालात तो यहां तक मैंने देखे हैं कि नागपुर में शरद पवार आए और 500 के हॉल भी पूरी तरह से नहीं बने, वो भी एक दौर मैंने देखा है। अब आप कह सकते हैं कि भाई नागपुर तो संघ का ठिकाना है, वहां तो किसी की चलती नहीं है, वो अलग विषय है। लेकिन शरद पवार जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता किसी शहर में जाएं और 500 लोग इकट्ठा नहीं हो, तो ये उनकी पॉपुलैरिटी का बैरोमीटर था, जो मैंने खुद एहसास किया नागपुर में रहते हुए। नागपुर में मैंने खुद देखा है। अब
3 दिन से एनसीपी शरद पवार के कार्यकर्ता कह रहे थे कि भावुक का कहना था कि हम सब आ रहे हैं और पूरे राज्य भर में एनसीपी अब एक पार्टी होगी। इस सारे प्रकरण पर विराम लग गया। कैसे विराम लग गया? छगन भुजबल जी, प्रफुल्ल पटेल जी, ये सब बयान दे रहे हैं। आज अब से थोड़ी देर बाद ही, बल्कि जब हमारा ये कार्यक्रम खत्म होगा उसके थोड़ी देर बाद 2 बजे के आसपास बैठक है और उस बैठक में पार्टी की कमान अजित दादा की पत्नी सुनेत्रा पवार संभालने जा रही है। और सुनेत्रा पवार जो अभी राज्यसभा सांसद हैं, उनकी जगह पे पार्थ पवार राज्यसभा को सुशोभित करेंगे, राज्यसभा के सांसद होंगे, ये शिफ्ट हो जाएगा और सुनेत्रा पवार एमएलए बन जाएंगी 6 महीने के अंदर। और खाली पार्टी की कमान सुनेत्रा पवार के पास नहीं जा रही है। सुनेत्रा पवार आज जब फैसला पार्टी कर लेगी तो हो सकता है कि आज ही या कल कोई उपयुक्त समय में बहुत ही लोक की के कार्यक्रम में सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने जा रही है और देश में संभवतः ये दूसरी होगी। एक बिहार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ था, आपको मालूम है, रेणु देवी। तो उसके देश में ये दूसरी महिला ऐसी नेता होंगी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगी और महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है हमें कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी के हाईकमान ने भी कह दिया है, स्थानीय नेतृत्व ने भी कह दिया है, स्वयं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जो बॉन्डिंग है अजित दादा पवार से, वो बार बार कह रहे हैं कि अजित भाई मेरे बड़े भाई की तरह मुझे मार्गदर्शन मेरा करते रहते थे। बहुत कम लोगों को मालूम है अजित दादा पवार के और देवेंद्र फडणवीस के बीच में पॉलिटिकल राइवलरी कुछ भी हो। महाराष्ट्र के बारे में ये बड़ी चर्चा है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि वहां नेता आपस में पॉलिटिकल वॉर तो करते हैं लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते उनके बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन अजित पवार के साथ जो केमिस्ट्री थी देवेंद्र फडणवीस की, वो एकनाथ शिंदे से ज्यादा थी। और कई बार कई विपरीत परिस्थितियों में अजित पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़े रहे और देवेंद्र फडणवीस इस ऋण को चुका नहीं सकते हैं। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो कुछ भी एनसीपी अजित पवार की पार्टी तय करेगी, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। किसी को भी नेता बनाए, ये एनसीपी अजित पवार की पार्टी का इंटरनल इशू है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहेगी, कुछ भी नहीं कहेगी। जितने कयासबाजियां चल रही हैं उस पर बीजेपी की कोई नहीं। जो एनसीपी का ऑफिशियल वर्जन आएगा, भारतीय जनता पार्टी उस ऑफिशियल वर्जन के साथ होगी। वर्जन का मतलब पार्टी का नेता कौन होगा, पार्टी में उप मुख्यमंत्री का पद उनको दिया जाएगा उनकी पार्टी को, और उस पार्टी से जिसे भी पार्टी तय करके कहेगी भारतीय जनता पार्टी उसे उप मुख्यमंत्री का पद देगी। महाराष्ट्र के उन धूर्त जातिवादी थर्ड ग्रेड के लोगों के लिए और पार्टी के लिए, पत्रकारों के लिए ये बहुत बड़ा सबक है। भारतीय जनता पार्टी 132 सीट के साथ 132 सीट के साथ महज 10 सीट से पीछे है, मेजॉरिटी से महज 10 सीट। उसके बाद भी एक ब्रूट मेजॉरिटी वाली पार्टी अपने कनिष्ठ पार्टी के साथ कैसा आचरण करती है, ये सीखना चाहिए उन धूर्त पत्रकारों को, उन बेईमान जातिवादी नेताओं को जो महाराष्ट्र में जातिवाद की जहर बो रहे हैं। उनको सीखना चाहिए। ब्रूट मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी है वहां पर सत्ता में, और एकनाथ शिंदे भी हैं। फिर भी जो प्री अलायंस है, फिर भी जो अलायंस है, चुनाव पूर्व जो अलायंस है, उसको एक संगठन, जो गठबंधन का जो सबसे बड़ा दल है
वो कैसे रेस्पेक्ट देता है, ये सीखना चाहिए। और कहा कि अजित दादा पवार की पार्टी का कोई भी व्यक्ति, जिसको भी पार्टी चुनती है, भारतीय जनता पार्टी उसे मंत्रिमंडल में शामिल करेगी और उनके साथ वही व्यवहार वही होगा जो व्यवहार अजित दादा पवार के साथ हुआ था। जाहिर है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरफ से स्थिति स्पष्ट कर दी, मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, स्वयं एकनाथ शिंदे जी ने भी स्थिति स्पष्ट कर दिया, क्योंकि वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके भी तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है और इस विपरीत परिस्थिति में तो आ भी नहीं सकती है। उनके भी तरफ से सहमति है, खूब सहमति है। तो महायुति के बीच का जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को देख करके सांप लौटने लगा। कहां तो कही गई थी कि उनकी मौत पर ही राजनीति शुरू कर दो, इंक्वायरी बिठा दो, इनके खिलाफ माहौल बनाओ कि साजिश के तहत उनकी मौत हुई है। लेकिन शरद पवार ने सारे साजिश को एक प्रकार से बेबुनियाद बताया और कहा कि इस तरह की बात बहुत ओछी राजनीति है, ऑक्टोजेनेरियन है, 87-88 साल के हो चुके हैं शरद पवार, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो वटवृक्ष के रूप में अपने परिवार को आज वो छाया दे रहे हैं। और इसमें पवार की भी सहमति होगी, शरद पवार की भी सहमति होगी कि नहीं, एक पार्टी के रूप में जो महायुति का जो एक स्ट्रक्चर बना है, जो अलायंस है, उसमें एनसीपी जाए। अगर हम विलय करेंगे तो उसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं है। एनसीपी अजित पवार के पार्टी के नेताओं ने यह कहा है कि हमारे तरफ से अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, हम कोई फौरन निर्णय करने नहीं जा रहे हैं एकदम से कि हम कब विलय कर लेंगे, अभी वक्त है, सही समय पर हम इसका फैसला लेंगे। अगर वो विलय का कोई फैसला लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, परिवार भी एक हो जाएगा, पार्टी भी एक हो जाएगी। लेकिन इसमें जो राजनीति ढूंढने के लिए लोग निकले थे, ठाकरे परिवार को लग रहा था कि यह मौका है जब एनसीपी को बाहर करवा दो। गांधी परिवार को भी लग रहा था कि एनसीपी को बाहर करवा दो, भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करो। भारतीय जनता पार्टी क्यों कमजोर होगी? 132 सीट के साथ ब्रूट मेजॉरिटी में है, क्यों कमजोर होगी? इस तरह की बात क्यों कर रहे थे वो? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है। और अभी जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस के रिजल्ट आए हैं, 288 जो नगर परिषद के आए हैं, और अभी जो नगर परिषद के जो कुछ चुनाव बचे हुए हैं, अभी उसी के लिए वो गए थे बारामती में, जिला परिषद के चुनाव थे, उसी कैंपेन के लिए वो गए थे। तो अब उनको क्या दिक्कत हो सकती है? मुंबई महानगर पालिका में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी इमर्ज कर गई है, फिर भी इनको शंका हो रही है, फिर भी इनको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। तो ये दर्द बहुत लंबे समय तक अब इनको रहेगा, दूसरे तरीके से दर्द रहेगा, कसक रहेगी, सांप इनके कलेजे पर लौटता रहेगा। ये जितनी मर्जी कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह इनको चलने नहीं दे रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? कुछ ना कुछ बहाना बना करके कुछ अनर्गल प्रलाप ये शुरू करेंगे। इनके अनर्गल प्रलाप में आने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार मजबूती के साथ चल रही है। थोड़ी देर के बाद सुनेत्रा पवार के बारे में पूरी घोषणा हो जाएगी। सुनेत्रा पवार देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगी। मंत्रालय उनको कौन सा मिलता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास थे, तो मंत्रालय उनको कौन सा मिलता है, क्या मिलता है, ये आपसी कंसल्टेशन से भी तय कर लिया जाएगा। लेकिन एनसीपी अजित पवार की पार्टी चट्टान की तरह महायुति में बनी हुई है। विलय की संभावना से मैं भी इनकार नहीं कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में हो सकता है विलय होती है तो अच्छी बात है, मैं इसमें नहीं हूं। लेकिन विलय होगी कि नहीं होगी, इसमें जरूर भारतीय जनता पार्टी की भूमिका होगी, सोच विचार करके ही करेगी, ये बात तो तय है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी को आकर के बाहर आकर के ढोल तमाशा नहीं बजाएगी, लेकिन अगर विलय होगी तो शरद पवार और बीजेपी के बीच में भी बात बन सकती है। और शरद पवार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ऐसी कुछ बात नहीं है। अगर शरद पवार आना चाहते हैं
तो मोस्ट वेलकम होगा। मोदी जी के साथ पवार जी के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। भले ही छुटभइये नेता सब मोदी को गाली देते हों, लेकिन मोदी और शरद पवार के बीच में बहुत ही गहरे अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे रिश्ते हैं। तो अगर शरद पवार की पार्टी या सुप्रिया खुद आगे बढ़ करके स्टेप इन करे तो आप उससे अचंभित नहीं होइएगा, ये कुछ भी हो सकता है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में जो लोग चले थे कि यही मौका है, यहाँ कुछ खेल जाओ, यहाँ एनसीपी को बाहर निकल जाओ, कुछ नया पॉलिटिकल ड्रामा कर लो, कुछ बात बनी नहीं। महायुति स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है और सुप्रिया सुनित्र को हमारे तरफ से भी अग्रिम शुभकामनाएं नए पदभार के लिए, महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री के लिए। हालांकि जो जो तकलीफ है, जो गम है, उसका बांटना तो बहुत मुश्किल है, दुनिया की कोई शक्ति नहीं बांट सकती है। ऐसी परिस्थिति में सुनेत्रा अगर कमान संभाल रही हैं तो पार्टी के लिए और राज्य के लिए मैं समझता हूं कि वो अच्छा काम करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।